Welcome, my dear students. In this session, we'll be taking up some word-based problems on linear equations. If you have not connected with the Telegram, you can join the Telegram group CAT@MBA, or you can directly message me at ADITYAKT. The first question is, 4 tables and 3 chairs cost rupees 3200, whereas 5 tables and 7 chairs cost rupees 5300. So what is the price of a table? हर एक क्वेश्चन है, पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करना है, के बाद में सॉल्यूशन को चेकआउट करना है. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है. पहला तो 4 टेबल्स हैं, 3 चेयर्स हैं, तो इक्वेशन बनेगा 4. अगर एक टेबल का प्राइस टी है और एक चेयर का प्राइस सी है, तो 4t + 3c दैट इज इक्वल टू 3200. एंड सेकेंड इक्वेशन है 5 टेबल्स प्लस 7 चेयर्स का प्राइस हो रहा है 5300. अब अगर हमें एक टेबल का प्राइस निकालना है तो चेयर को रिमूव करना पड़ेगा, है कि नहीं, तभी टेबल का प्राइस निकल पाएगा. तो अगर पहली वाली इक्वेशन में हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि पहले में आ रहा है 3c, दूसरे में आ रहा है 7c, पहले वाले में 7 से मल्टीप्लाई करें, दूसरे वाले में 3 से मल्टीप्लाई करें, और फिर फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दें. ठीक है, तो चेयर वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा. टेबल के लिए क्या, 7 × 4 28 - 15 यानी कि 13 टेबल्स का प्राइस कितना आ जाएगा. 7 × 3200 - 3 × 5300. So this will be 7 × 32, that is 200, 24, 22,400 minus 15900, 15,900. तो ये टोटल आ गया 6500. 13 टेबल्स का जो प्राइस आ गया दैट इज 6500. तो क्लियरली एक टेबल का प्राइस क्या होगा, 6500 डिवाइडेड बाई 13 विच इज 500 रुपीज. ऑप्शन बी विल बी द आंसर. क्लियर है? ओके. Next question. A bag contains 220 coins in total in denomination of rupees 1, 50 paise and 25 paise. If the value of the coins is rupees 160 and the number of rupees 1 coins in the bag is 3 times the number of 25 paisa coins, then what is the number of 50 paisa coins in the bag? Now, कुछ क्वेश्चंस तुमने देखे होंगे, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस कॉइन्स के सॉल्व किए जा सकते हैं, जहाँ पे कि हमें रेशियो गिवन हो कि 50 पैसा, 25 पैसा और 1 रुपीज़ के कॉइन्स का जो रेशियो है, अगर वो रेशियो गिवन होता तो फिर हमें अननोन मानने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या फिर ऐसा हमें लीनियर इक्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती. ठीक है, या फिर अननोन मान के एक्स मान के हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना पड़ता. क्या ये बात समझ पा रहे हो, अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमें रेशियो गिवन नहीं है. इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, वी बीन गिवन दैट वैल्यू ऑफ कॉइन्स, टोटल कॉइन्स का जो वैल्यू है दैट इज गिवन, और नंबर ऑफ रुपीज़ 1 कॉइन्स इज 3 टाइम्स ऑफ 25 पैसा कॉइन्स. तो उनका तो रेशियो गिवन है, बट 50 पैसा से तो कोई रिलेशन नहीं है ना उनका. ठीक है, दैट इज वाई यहाँ पे हमें एक्स एज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन प्रॉपर्ली सॉल्व हो पाएगा. तो रुपीज़ 1 कॉइन्स हमारे 3 टाइम्स है 25 पैसा कॉइन्स के, तो अगर 25 पैसा कॉइन्स हमने एक्स मान लिए, रुपीज़ 1 के 3x कॉइन्स हो जाएंगे. टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 220 है, तो 50 पैसे के कॉइन्स कितने होंगे, 220 माइनस दिस इज 3x, दिस इज x, 220 माइनस 4x आ जाएगा. इज दैट क्लियर? रुपीज़ 1 के कॉइन का वैल्यू कितना है, 1 है. 220 माइनस 4x, तो ये तो 50 पैसा है, इंटू 0.5, एंड दिस इज इंटू 0.25. तो टोटल वैल्यू कितना आ गया, 3x इंटू 1 यानी कि 3x. दिस इज 220 माइनस 4x इंटू 0.5 यानी कि 1/2, तो 220 हो जाएगा 110, और 4x हो जाएगा 2x माइनस 2x और प्लस 0.25x, एंड दिस इज इक्वल टू 160. टोटल वैल्यूएशन कितना है, 160 है. अब सॉल्व करो, 3x माइनस 2x यानी कि 1x प्लस 0.25, 1.25x इज इक्वल टू 160 माइनस 110, दैट इज इक्वल टू 50. ओके, तो 1.25x इक्वल टू 50 आ गया, तो x हमारा आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 1.25. पॉइंट हटाओगे, 2 जीरो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, 125 से 40 टाइम्स जाएगा, तो x इज इक्वल टू 40 आ गया. क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, x के बारे में नहीं पूछा, क्वेश्चन पूछा नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स कितने होंगे. तो क्लियरली 50 पैसा कॉइन्स कितने वाले हैं, दैट इज 220 माइनस 4x यानी कि 220 माइनस 4 इंटू 40, तो टोटल 60 कॉइन्स आ जाएंगे हमारे 50 पैसे के. ऑप्शन बी विल बी द आंसर. क्या बात समझ में आती है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज देयर आर कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशंस
कॉइन्स पे बेस्ड मैंने 2-3 क्वेश्चंस लिए हैं सो दैट, और उससे लीनियर इक्वेशन का वैरायटी भी साथ में कवर अप किया है. देयर आर कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, ₹2 and ₹5. देयर टोटल नंबर इज 300 and total amount is ₹960. When the number of ₹1 and ₹2 coins are interchanged, total value is decreased by ₹40. So what is total number of ₹5 coins? ₹1 और ₹2 के कॉइन्स को जब हम इंटरचेंज करते हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है उससे? टोटल वैल्यू इज डिक्रीज्ड बाई ₹40. लेट अस से एक्स कॉइन्स है ₹1 के, वाई है ₹2 के, जेड है ₹5 के, और टोटल नंबर हमारा कितना है? 300 है. यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 300. ओके, क्लियर है? और साथ में गिवन है टोटल अमाउंट इज ₹960. टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? x प्लस 2y प्लस 5z, दिस इज इक्वल टू 960. एंड देन क्वेश्चन इज सेइंग कि जब हम ₹1 और ₹2 के कॉइन्स को इंटरचेंज करते हैं, यानी कि x की जगह पे y आ जाएगा, y की जगह पे x आ जाएगा, और जब ऐसा होगा तो वैल्यूएशन कितना हो जाएगा? टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? दिस विल बी y प्लस 2x और प्लस 5z, क्योंकि z के तो उतने ही रहेंगे, ₹5 के तो उतने ही कॉइन्स रहेंगे. टोटल वैल्यू इज डिक्रीज्ड बाई ₹40. अगर ₹40 से डिक्रीज हो जा रहा है यानी कि वैल्यू हमारा हो जा रहा है कितना? 920. अब इन दोनों इक्वेशंस को देखो. फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या रिजल्ट आएगा? 5z से 5z तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है. x माइनस 2x यानी कि माइनस एक्स आ जाएगा, 2y माइनस वाई प्लस वाई आ जाएगा, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 960 माइनस 920, सो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 40. ये हमारी इक्वेशन आ गई. क्लियर है? तो यहां से तो हमने इक्वेशन से इस बात को सॉल्व किया, बट इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली समझते हैं कि क्या हमें इतना करने की जरूरत थी, इतना लिखने की जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत नहीं थी. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब ₹1 के कॉइन को ₹2 से इंटरचेंज करोगे, ₹2 वाले को ₹1 से इंटरचेंज करोगे, तो क्या हो रहा है? हमारा वैल्यू डिक्रीज कर रहा है. थिंक अबाउट इट कि अगर वैल्यू डिक्रीज कर रहा है तो ज्यादा कॉइन्स किस वैल्यू के होंगे? ₹1 वाले या ₹2 वाले? चेंज करने के बाद में, चेंज करने के बाद में, ठीक है. अगर हमने 1 वालों को 2, अगर 1 वाले x कॉइन थे, ₹2 के y कॉइन थे, और हमने 1 और 2 को इंटरचेंज किया है, वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है इनिशियली हमारे ₹2 वाले कॉइन्स ज्यादा रहे होंगे ₹1 वाले कॉइन से, क्योंकि बाद में इंटरचेंज करने के बाद में कम हो गए, और इसीलिए तो वैल्यू डिक्रीज किया है. क्या ये बात समझ में आती है? यानी कि y इज ग्रेटर देन x. क्या ये बात क्लियर होती है? सिर्फ वैसे स्टेटमेंट पढ़ के क्या ये बात समझ में आती है? क्योंकि डिक्रीज किया है. अगर वैल्यू इंक्रीज करती यानी कि x बड़ा होता y से. क्लियर है? तो y इज ग्रेटर देन x, ये तो पहली चीज है. दूसरा फर्क ये है कि ₹1 और ₹2 को इंटरचेंज करो तो दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों का डिफरेंस कितना है? थिंक अबाउट इट. ₹1 का और ₹2 के बीच का डिफरेंस कितना है? ₹1 का है. तो अगर एक कॉइन को इंटरचेंज करोगे, लेट अस से अगर हमारे पास इनिशियली 1 कॉइन होता ₹1 का और 0 कॉइन्स होते ₹2 के, और फिर हम इंटरचेंज कर दें इन वैल्यूज को, यानी कि 0 कर दें ₹1 का और 1 कर दें ₹2 का, तो फर्क क्या पड़ेगा? इनिशियली हमारे पास ₹1 था और फाइनली हमारे पास ₹2 है, यानी कि ₹1 एक्स्ट्रा हो गया. और क्यों हुआ? क्योंकि हमने एक कॉइन को इंटरचेंज किया. ठीक है, तो अगर एक कॉइन को इंटरचेंज करोगे, ₹1 से ₹2 पे लेके जाओगे, तो हमारा वैल्यू कितना इंक्रीज करेगा? 1 से इंक्रीज करेगा. और अगर एक कॉइन को इंटरचेंज करोगे ₹2 से ₹1 पे लेके जाओगे, तो हमारा वैल्यू डिक्रीज करेगा. तो अगर 40 से हमारा वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, यानी कि 40 कॉइन्स हमने डिक्रीज किए होंगे, यानी कि एक्स और वाई के बीच का डिफरेंस है, दैट विल बी इक्वल टू 40. क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्योंकि अगर इस बात को समझ पा रहे हो तो ये जो हमारा रिजल्ट निकला है, ये हम पहली लाइन पे ही लिख सकते थे कि ₹1 और ₹2 के कॉइन्स का जो डिफरेंस है दैट इज ऑफ 40, और ₹2 के कॉइन्स 40 ज़्यादा है, यानी कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू 40. दैट इज फॉर श्योर. ठीक है, क्योंकि अगर ये बात हमको समझ में आ जाती तो फिर हमें इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी. फिर हम स्ट्रेट अवे क्या करते? क्योंकि ₹2 के कॉइन्स हमारे 40 ज़्यादा है ₹1 से, तो अगर ₹1 के कॉइन्स x हैं तो ₹2 के कॉइन्स हो जाएंगे x प्लस 40, और टोटल कॉइन्स है हमारे पास 300. ₹5 के कॉइन्स हो जाएंगे 300 माइनस x प्लस 40, यानी कि 2x प्लस 40. क्लियर? टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 इंटू एक्स तो x आ जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 40 यानी कि प्लस 2x प्लस 80, और 5 इंटू 300 माइनस 40 आएगा 260. 5 इंटू 260 आ जाएगा 1300, और माइनस में 2x इंटू 5 यानी माइनस 10x, और ये टोटल वैल्यू आ रहा है इक्वल टू 960. तो हमारी एक सिंगल इक्वेशन बन गई x में. ठीक है, अब ये आ गया x प्लस 2x माइनस 10x. ओके, x प्लस 2x माइनस 10x, यानी कि ये वैल्यू आ रहा है माइनस का 7x, और प्लस में आ रहा है 1380, एंड दिस इज इक्वल टू 960.
तो 7x हो जाएगा हमारा 1380 माइनस 960, तो दैट इज 420। 7x अगर 420 है तो x आ जाएगा हमारा इक्वल टू 60। क्वेश्चन क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स, और 5 रुपीज कॉइन्स कितने होंगे? दैट इज 300 माइनस 40 यानी कि 260 माइनस 2x, तो 260 माइनस 120, सो टोटल कॉइन्स आ जाएंगे 140 5 रुपीज के। ऑप्शन सी। ओके, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Kamini has a sum of rupees 340 in the denominations of rupees 2 and rupees 5 coins only. If the number of rupees 5 coins is more than rupees 2 coins, then what can be the maximum possible number of coins? यानी कि कुछ कॉइन्स कामिनी के पास हैं रुपीज 2 के, और कुछ कॉइन्स है रुपीज 5 के। लेट अस से x कॉइन्स है रुपीज 2 के और y कॉइन्स है रुपीज 5 के। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है इफ द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स इज मोर देन रुपीज 2 कॉइन्स, यानी कि y इज ग्रेटर देन x। टोटल वैल्यू कितना आएगा? 2x प्लस 5y, और ये टोटल वैल्यू आ रहा है इक्वल टू रुपीज 340। देन व्हाट कैन बी मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कॉइन्स, यानी कि हमें क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स को। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है? x प्लस वाई, और हमें x प्लस वाई को मैक्सिमाइज करना है। क्लियर है? ठीक है, अब सोच के बताओ कि अगर मैं x प्लस वाई टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स को मैक्सिमाइज करना है तो ज्यादा कॉइन किस वैल्यूएशन के होने चाहिए? जितने कम पैसे वाले कॉइन्स होंगे, जितना कम डिनोमिनेशन वाले कॉइन्स होंगे, उतने ज्यादा कॉइन्स होंगे, क्योंकि टोटल वैल्यू तो हमारा फिक्स है रुपीज 340 है। तो जाहिर सी बात है हमें मैक्सिमाइज किसको करना पड़ेगा? x को मैक्सिमाइज करेंगे, x को मैक्सिमम करना पड़ेगा, y को मिनिमम करना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर आएगा। इजंट इट सो? और साथ में हमें दिया हुआ है कि कामिनी के पास जो सम है उसमें कुछ कॉइन्स रुपीज 2 के हैं, कुछ कॉइन्स रुपीज 5 के हैं, यानी कि समहाउ द क्वेश्चन इज हिंटिंग कि हम रुपीज 5 के कॉइन्स को जीरो नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ऐसा नहीं दिया होता 5 के कॉइन्स को, यानी कि y की वैल्यू हम मिनिमम जीरो भी रख लेते, बट y को मिनिमम हम जीरो नहीं रख सकते हैं। क्या इस बात को समझ पा रहे हो? ठीक है, क्या इस बात को समझ पा रहे हो? और दूसरी बात क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि y इज ग्रेटर देन x, ये भी दिया हुआ है साथ में, जीरो की तो बात ही छोड़ दो। अल्टीमेटली रुपीज 5 कॉइन्स x से ज्यादा है, y x से ज्यादा है, तो ये भी हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या y और x इक्वल हो सकते हैं? इक्वल होना पॉसिबल है क्या उनका? ठीक है, क्या वो इक्वल हो सकते हैं? हमें कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन के आसपास पहुंचना पड़ेगा। तो अगर लेट अस से y और x को हम इक्वल मान लें तो वैल्यू क्या आ जाएगा? 2x प्लस 5x इज इक्वल टू 340, यानी कि 7x इज इक्वल टू 340। तो यहां से x कितना आ जाएगा? 340 डिवाइडेड बाई 7। ये वैल्यू रफली हमारा 50 के आसपास आ रहा है। 50 के आसपास की वैल्यू आ रही है, और हमको चाहिए y थोड़ा सा बड़ा वैल्यू हो, स्लाइटली लार्जर वैल्यू हो। ओके, तो एक ऑप्शन करते हैं हम, अब y का कोई एक वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। लेट अस से हमने y को 50 पुट कर दिया, y 50 हो गया, टोटल 5y हो जाएगा 250। 250 हमें चाहिए 340, यानी कि अभी 90 और ऐड करना है, तो x को 45 लेना पड़ेगा। x 45 y 50, ये हमारा एक सॉल्यूशन आ गया। बट क्या ये इकलौता सॉल्यूशन है? बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, y हमारा x से बड़ा होना है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या करोगे? अब y को डिक्रीज करने की कोशिश करो, क्योंकि ऑलरेडी अभी हमारा y बड़ा तो आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट केस में क्या करेंगे? 2 डिक्रीज करो y में, कितना आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 48, और 5 इंक्रीज करोगे यहां पे, तो दिस विल बी इक्वल टू 50। इजंट इट सो? बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि जैसे ही हमने ऐसा किया तो अब 50 48 से बड़ा हो गया, यानी कि 2 रुपीज के कॉइन हमारे 5 रुपीज के कॉइन से ज्यादा हो गए, ज्यादा हो गया। तो ये कंडीशन तो एक्सेप्टेबल नहीं है, ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम पॉसिबल हमारा नंबर ऑफ कॉइन्स कितना होगा? 45 प्लस 50 दैट इज 95। ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, क्योंकि अगर तुम अब यहाँ पे डिक्रीज करने की सोचोगे, यानी कि अगर 5 रुपीज के कॉइन्स को और इंक्रीज करोगे और बड़ा करोगे, तो जाहिर सी बात है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमारा डिक्रीज करेगा। तो हमारा बेस्ट सॉल्यूशन है 45 2 रुपीज के कॉइन्स हो, 50 5 रुपीज के कॉइन्स हो, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, और साथ में ये सिर्फ इसलिए क्या, सो दैट हम उस सॉल्यूशन के आसपास पहुंच सकें, एक आइडिया हमें लग सके हमें क्या वैल्यूज माननी पड़ेंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ईच ऑफ द 4 पार्टीज A, B, C and X contested in all the seats in an election. Each seat was won by exactly one of the 4 parties. Party A lost on 40 seats. तो यहाँ पे देखो गिवन ये है हमको कि हर एक सीट जो है वो एग्जैक्टली एक पार्टी ने जीती है, लेकिन इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है? इन्फॉर्मेशन हारने वाली इन्फॉर्मेशन गिवन है कि पार्टी ए 40 सीट्स पे लूज की है, पार्टी बी लॉस्ट ऑन 45 सीट्स,
Party C lost on 37 seats and Party X lost on 43 seats. So what was the total number of seats being contested in the election? Being contested in the election. Okay? तो हमें लॉस वाला मामला पता है, जीतने वाला मामला नहीं पता है, लेकिन लेट अस अज्यूम कि टोटल नंबर ऑफ पार्टीज हमारा, टोटल नंबर ऑफ सीट्स हमारा क्या मान लें कि ऑलरेडी एक्स एक पार्टी का नाम गिवन है, तो लेट अस से टोटल नंबर ऑफ सीट्स हमारी है कितना, वाई मान लेते हैं. ठीक है, तो अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स वाई है तो थिंक अबाउट इट, 4 पार्टीज है हमारी ए बी सी और एक्स, और ए 40 सीट्स पे हारी है. तो अगर पार्टी ए 40 सीट्स पे हारी है तो कितनी सीट्स पे जीती होगी? 40 पे हारी है, टोटल सीट्स वाई है, तो वाई माइनस 40 पे ए वुड हैव वॉन. सिमिलरली फॉर बी, बी हैज लॉस्ट ऑन 45 सीट्स, तो कितनी सीट्स पे जीती होगी? वाई माइनस 45 पे. सी के लिए दिस विल बी वाई माइनस 37, और डी के और एक्स के लिए दिस विल बी वाई माइनस 43. और टोटल कितनी सीट्स होंगी? टोटल तो ऑब्वियसली वाई है, तो बस इनको ऐड कर दो सबको, एंड दिस विल बी इक्वल टू वाई. तो दिस इज 4y माइनस 40 प्लस 45 इज 85, 85 प्लस 37 प्लस 43 कितना है? 80 है, यानी कि 4y माइनस 165 इज इक्वल टू वाई. तो यहाँ से 3y इज इक्वल टू 165 आ गया, और यहाँ से y आ जाएगा हमारा 165 बाई 3 विच इज इक्वल टू 55. टोटल नंबर ऑफ सीट्स हमारा आ गया 55. ऑप्शन बी आंसर आ गया. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. A book has 213 problems from 12 years of competitions. At first there were 25 problems per year, then 16 problems per year and finally 20 problems per year. यानी कि कुछ सालों तक 25 प्रॉब्लम्स रही बुक में, फिर उसके बाद के सालों के 16 प्रॉब्लम्स है, और फिर फाइनली बाद के कुछ सालों के 20 प्रॉब्लम्स है. क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ ईयर्स व्हेन देयर वर 25 प्रॉब्लम्स, कितने ऐसे ईयर्स रहे होंगे जबकि 25 प्रॉब्लम्स रही. ठीक है, लेट अस से, ये भी कॉइंस जैसा ही क्वेश्चन लग रहा है. 25 प्रॉब्लम्स, 16 प्रॉब्लम्स और 20 प्रॉब्लम्स. लेट अस से एक्स ईयर्स जब 25 रही, वाई ईयर्स जबकि 16 रही, और जेड ईयर्स जबकि 20 रही, और टोटल सम कितना दिया है? 213. तो 25x प्लस 16y प्लस 20z इज इक्वल टू 213. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, और हमें साथ में ये भी पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12. बट दो ही इक्वेशंस हैं. क्या और हमें अप्रोच करना पड़ेगा अभी इस क्वेश्चन में? देखो ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं. ऐसे किसी क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करोगे इसको? कि हमें चाहिए कि द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच देयर वर 25 प्रॉब्लम्स. ओके, नाउ थिंक अबाउट इट. क्या कर सकते हैं हम? लेट अस अज्यूम कि सारे के सारे 12 ईयर्स में कोई एक वैल्यू एज्यूम कर लो. 16 हमने एज्यूम किया क्योंकि सबसे मिनिमम वैल्यू कितना है? 16 है. अगर सारे के सारे 12 ईयर्स में 16 प्रॉब्लम्स ही रही होती तो टोटल नंबर प्रॉब्लम्स कितना होता? सारे 12 ईयर्स में अगर 16 प्रॉब्लम्स ही रही होती तो टोटल नंबर प्रॉब्लम्स कितना होता? 192 होता. 192 होता, बट एक्चुअल नंबर हमारा कितना है? 213 है, यानी कि 192 से 21 ज़्यादा है. 21 ज़्यादा है, और ये क्यों ज़्यादा है? क्योंकि कुछ सालों में 20 प्रॉब्लम्स थी, यानी कि 4 प्रॉब्लम्स ज़्यादा थी 16 से, और कुछ सालों में 25 प्रॉब्लम्स थी, यानी कि 9 प्रॉब्लम्स ज़्यादा थी 16 से. क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, सो बेसिकली हमने क्या किया कि सारी वैल्यूज को 3 पार्ट से ब्रेक कर दिया. बेसिकली हमने 25x को लिख दिया 16x प्लस 9x प्लस 16y तो है ही है, प्लस 16z प्लस 4z, एंड दैट इज इक्वल टू 213. ठीक है, अब 16x 16y और 16z को अलग ले लो. 16 कॉमन आ गया, अंदर बच गया x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 9x प्लस 4z इज इक्वल टू 213. अब देखो ये अलजेब्रा के फॉर्म में ये तुमको मैं समझा रहा हूँ, बट तुमको क्वेश्चन कैसे करना होगा एग्जाम में, डायरेक्टली तुम कर लोगे, मिनिमम वैल्यू ले लोगे, 12 इंटू 16 करके 192 निकाल लिया. अब 21 बच गया, और हमें पता है 21 एक्स्ट्रा क्यों आया है? क्योंकि 4 प्रॉब्लम ज्यादा है जिन ईयर्स में 20 प्रॉब्लम्स रही, और 9 प्रॉब्लम ज्यादा है जिन ईयर्स में 25 प्रॉब्लम्स रही. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ये वैल्यू आ गया 16 इंटू 12 192. तो अब हमारी इक्वेशन बन गई 9x प्लस 4z इज इक्वल टू 21. ठीक है, ये डायरेक्टली हमारी यहां से आ जाएगी, इतना सब कहानी नहीं करनी पड़ेगी. ठीक है, इतनी कहानी करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे तुम यहां से इस इक्वेशन में पहुंच जाओगे कि 9x प्लस 4z इज इक्वल टू 21. और हमको पता है कि x और z दोनों इंटीजर वैल्यूज हैं, दोनों वैल्यूज इंटीजर हैं. ठीक है, अगर z इज इक्वल टू 1 ले लिया तो 4 आ गया है, 21 माइनस 4 इज 17,
21 माइनस 4 इज 17, z इज इक्वल टू 2 ले लोगे, 21 माइनस 8 इज 13, z इज इक्वल टू 3 पे आ जाएगा 21 माइनस 12, दैट इज इक्वल टू 9, यानी कि z इज इक्वल टू 3 पे x हमारा 1 आ जाएगा, x इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 3, ये हमारा सॉल्यूशन आ रहा है। और x क्या है, जिन ईयर्स में 25 प्रॉब्लम सही है, क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ ईयर्स कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ऑप्शन ए। क्या ये बात क्लियर होती है, समझ में आती है? ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्रूट सेलर हैड some mangoes which consisted of 10% Alfonso mangoes. He further purchased 5 Alfonso mangoes and now Alfonso mangoes are 12% of the total stock of mangoes. So how many mangoes were with him initially? Initially क्या था, कुछ मैंगोज थे फ्रूट सेलर के पास में, आउट विच 10% अल्फोंसो मैंगोज थे। बाद में उसने 5 और अल्फोंसो मैंगोज परचेज किए और अब उसके पास में जो अल्फोंसो मैंगोज है, टोटल नंबर जो है दैट इज 12% ऑफ टोटल स्टॉक। तो स्टॉक भी तो चेंज हुआ है, ध्यान ये रखना है इस क्वेश्चन में, स्टॉक भी तो चेंज हुआ है, ऐसा नहीं हुआ कि पहले 10% था अब 12% हो गया क्योंकि 5 इंक्रीज किया है, टोटल स्टॉक भी तो चेंज हुआ है। तो पहले जो 10% था वो एक टोटल का था, लेटर से टोटल नंबर अगर हमारे पास एक्स था, एक्स फ्रूट्स थे, तो इनिशियली हमारे पास 10% ऑफ एक्स अल्फोंसो थे, और अब हमारे पास फ्रूट्स कितने हो गए हैं, क्योंकि 5 अल्फोंसो और परचेज किए हैं उसने, तो अल्फोंसो हमारे पास कितने हो गए हैं, अल्फोंसो हो गए हैं 10% ऑफ एक्स, तो पहले ही थे, प्लस 5 और हो गए, लेकिन अब टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स भी तो एक्स प्लस 5 हो गया है। और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 12% ऑफ टोटल स्टॉक हो गया, यानी कि दिस वैल्यू 10% ऑफ एक्स प्लस 5, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 12% ऑफ एक्स प्लस 5। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो 10% ऑफ एक्स विल बी 0.1x या फिर x बाई 10, जैसे भी लिखना चाहो, प्लस 5 एंड दैट इज इक्वल टू 12% ऑफ एक्स, यानी कि 0.12x, और 12% ऑफ 5 कितना आ जाएगा, दैट विल बी 0.12 इंटू 5, यानी कि प्लस 0.6। तो 5 माइनस 0.6 हो जाएगा 4.4, दैट विल बी इक्वल टू 0.12x माइनस 0.1x, दैट विल बी इक्वल टू 0.02x। ठीक है, तो यहाँ से x हमारा आ जाएगा 4.4 अपॉन 0.02। डेसिमल हटाने से पहले डेसिमल के बाद की वैल्यूज एक्जैक्टली सेम रखोगे, तो अब हमारा वैल्यू आ गया x कितना आ गया 220, यानी टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितना था, टोटल नंबर ऑफ मैंगोज कितना था, दैट वाज 220। कब था, इनिशियली। लास्ट लाइन हमेशा ध्यान से पढ़नी है, क्वेश्चन कब के लिए पूछ रहा है, हाउ मेनी मैंगोज वर विद हिम इनिशियली, इनिशियली 220 थे, अगर फाइनली पूछता तो आंसर आता 220 प्लस 5 यानी कि 225, क्योंकि इनिशियली पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी आंसर है, क्लियर। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? ओके, इसी बात को ऐसे भी सॉल्व करने की सोच सकते थे हम, कि इनिशियली हमें पता है जो अल्फोंसो मैंगोज थे हमारे, वो 10% थे टोटल मैंगोज का, टोटल मैंगोज का 10%। तो लेट अस से अगर अल्फोंसो मैंगोज हमारे पास एक्स थे इनिशियली, तो टोटल मैंगोज 10x हो गए, 10 टाइम्स हो गए, क्योंकि 10% यानी 1/10, 10% कितना हुआ, 1/10। फिर क्या हुआ, फाइनली हमारे पास अल्फोंसो हो गया x प्लस 5, और टोटल हो गया 10x प्लस 5। और क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 12% ऑफ टोटल स्टॉक है, यानी कि x प्लस 5 अपॉन 10x प्लस 5, दैट इज इक्वल 12%, विच इज इक्वल 12/100, या फिर 4 से काट दोगे तो दिस इज इक्वल 3/25, 3/25 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इसको सॉल्व कर लोगे, 25x प्लस 125 विल बी इक्वल टू 30x प्लस 15, तो यहाँ से 5x हमारा आ गया इक्वल टू 110। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टोटल मैंगोज इनिशियली, तो टोटल मैंगोज 10x थे, यानी कि डबल थे, तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर दोगे, आंसर आ जाएगा हमारा 220। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। At a certain fast food restaurant, Vicky can buy 3 burgers, 7 shakes, and 1 order of fries for rupees 120 exactly. At the same place, it would cost rupees 164.50 for 4 burgers, 10 shakes, and 1 order of fries. How much would it cost for an ordinary meal of 1 burger, 1 shake, and 1 order of fries? 3 आइटम्स हैं यहाँ पे, बर्गर, शेक और फ्राइज, और हमें किसी का भी प्राइस नहीं पता है, हमको 2 वैल्यूज गिवन है, 2 वैल्यूज गिवन है। नाउ थिंक अबाउट इट, अगर हमारे पास, हमेशा ये ध्यान रखना है, एक अननोन है, इफ यू हैव वन अननोन देन वी नीड एग्जैक्टली वन इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल गिवन होता है कि 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 17,
तो क्लियरली यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक इक्वेशन ही हमारी सफिशिएंट है, एक से ज़्यादा इक्वेशन नहीं चाहिए। बट अगर हमारे पास 2 अननोन्स हैं और हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो वी नीड 2 इक्वेशंस। अकेले एक इक्वेशन से काम नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल 3x + 5y = 64 लिखते हैं, तो ये एक इक्वेशन तो है, बट इससे x और y की मल्टीपल वैल्यूज मिल सकती हैं। इस एक इक्वेशन से हमें काम नहीं चलेगा, बिकॉज ये इक्वेशन क्या लीनियर इक्वेशन है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है और एक लाइन पे इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं जो कि सेटिस्फाई करेंगे। इजंट इट सो? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि क्योंकि अगर हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लें तो उस पर लिमिटेड सॉल्यूशन निकले, तो ये तो पॉसिबल है किसी किसी केस में, ठीक है। बट अदरवाइज इन जनरल क्या है हमारे पास कि अगर हमारे पास 2 अननोन है तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए। तो सिमिलरली अगर हमारे पास 3 अननोन है, जैसे कि इस केस में है, हमें बर्गर का ही प्राइस जानना है, शेक का ही प्राइस जानना है और फ्राइज का ही प्राइस जानना है, तो हमें 3 इक्वेशन चाहिए। 3 इक्वेशन से ही हमें 3 अननोन का प्राइस पता चल सकता है। लेकिन क्वेश्चन हमसे बर्गर, शेक और फ्राइज का इंडिविजुअल प्राइस जानने के लिए नहीं कह रहा है। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? कॉस्ट ऑफ एन ऑर्डिनरी मील ऑफ 1 बर्गर + 1 शेक + 1 फ्राइज। तो इट माइट बी पॉसिबल कि बिना बर्गर, शेक और फ्राइज का इंडिविजुअल प्राइस जाने हम तीनों के एक कॉम्बो का प्राइस जान सकें। I repeat, it might be possible that without knowing individual values of 3 unknowns, we might be able to find out the value of the combo. क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, किसी क्वेश्चन में ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि हम वैल्यू ऑफ द कॉम्बो ना फाइंड आउट कर पाए, तो हमारा आंसर उस केस में डेटा इनसफिशिएंट होगा। बट कुछ क्वेश्चंस में हम ऐसा फॉलो कर पाएंगे, फाइंड आउट कर पाएंगे। इन दोज क्वेश्चंस वी हैव टू सॉल्व, ठीक है। सो प्रॉब्ली दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चंस जहां पे कि सॉल्व किया जा सके। अगर नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो फिर तो ऑप्शन डी को मार्क कर देंगे। बट हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास 3 अननोन और 2 इक्वेशन है तो दोनों केसेस बन सकते हैं। या तो वो सॉल्व हो पाएगा जो हमसे पूछा है लास्ट में क्वेश्चन में, और या फिर डेटा इनसफिशिएंट होगा, या फिर आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, ठीक है। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा हमारा? लेट अस से एक बर्गर का प्राइस b है, शेक का प्राइस s है और फ्राइज का प्राइस f है। तो 3b + 7s + 1f एंड दिस इज इक्वल टू ₹120। सेकेंड इक्वेशन बन रहा है 4 बर्गर्स + 10 शेक्स + 1 फ्राई एंड दैट इज इक्वल टू 164.50। ओके, और हमें क्या चाहिए? 1 बर्गर, 1 शेक और 1 फ्राइज का टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा। ओके, तो समहाउ हमें इससे जुगाड़ करके 1 बर्गर, 1 शेक और 1 फ्राइज का कॉस्ट निकालना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे तो इक्वेशन आसान दिख रही है, इजी दिख रही है। तो अगर हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या वैल्यू आ जाएगा? दिस विल बी 9 बर्गर्स हो जाएगा। और सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 बर्गर्स, 9 - 8 यानी कि 1 आ जाएगा। और 3 × 7 21 - 20 ये भी 1 आ जाएगा। और 3 - 2 वो भी 1 आ जाएगा। तो क्लियरली पहले वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो 120 × 3 - 2 × 164.50 दैट विल बी अवर आंसर। दिस इज 360 माइनस दिस इज 329, तो 31 रुपीज विल बी अवर आंसर। एक बर्गर, एक शेक और एक फ्राइज का जो कॉस्ट है दैट विल बी ₹31। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। बट हमेशा इतना इजीली जरूरी नहीं है, या हो सकता है तुमको ये हिट क्लिक भी ना करे, हिंट भी ना मिले। तो ऐसे केसेस में करोगे क्या? ठीक है, ऐसे केसेस में हम ये करेंगे कि लेट अस अज्यूम कि पहली वाली क्वेश्चन में हमें ए से मल्टीप्लाई करना है और दूसरी में मल्टीप्लाई करना है बी से, ठीक है। अब हमें पता है कोफिशिएंट क्या आ रहा है, बर्गर कोफिशिएंट 1 है, शेक का कोफिशिएंट 1 है, फ्राइज का कोफिशिएंट 1 है। अब किन्हीं भी दो को उठा लो, क्योंकि हमें 2 अननोन ए और बी की वैल्यू जाननी है। ए और बी की वैल्यू जाननी है तभी तो हम सॉल्व करके आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास पहले वाले में कोफिशिएंट कितना है? 3। 3 मल्टीप्लाई कर रहे हो ए से तो 3a हो जाएंगे बर्गर्स, और दूसरे में हो जाएंगे 4b। तो 3a में से 4b सब्ट्रैक्ट कर रहे हो क्योंकि सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, और 3a - 4b = 1। सिमिलरली यहाँ पे 7a - 10b, तो 7a - 10b इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ओके, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो? अब अगर हम पहली वाली क्वेश्चन में, क्योंकि पहले में 4 आ रहा है, दूसरे में आ रहा है 10, ठीक है, पहले में 4 है, दूसरे में आ रहा है 10, 4 और 10 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 20। तो पहली इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दो 5 से, दूसरी मल्टीप्लाई कर दो 2 से, और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। तो बी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 × 3 15a - 14a, तो a की वैल्यू आ जाएगी 5 - 2 = 3। तो जैसे ही a = 3 आ जाएगा, पुट कर दोगे तो यहाँ से हमें b की वैल्यू भी मिल जाएगी, और b आ जाएगा हमारा = 2, ठीक है। तो 5, a की वैल्यू 3 आ गई और b की वैल्यू आ गई 2। तो जैसे भी हम निकाल सकते हैं। बट जब भी ऐसे निकालोगे, एक चीज़ है जो हमेशा ध्यान रखनी है कि हमेशा, क्योंकि 2 अननोन है अब हमारे पास, ए और बी 2 अननोन है, 2 इक्वेशन चाहिए। जो लास्ट वाला है इसको यूज करना है वेरीफाई करने के लिए कि क्या हमारा एफ के लिए भी कोफिशिएंट 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि a = 3 b = 2 आ रहा है। तो 3 × 1
-2 इंटू 1, 3 - 2 इज इक्वल टू 1, तो वहाँ पे भी मैच करना चाहिए, क्योंकि अगर मैच नहीं कर रहा है, थर्ड वाले के लिए ये चीज़ अगर मैच नहीं कर रही है, तो फिर हम अपना आंसर डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। उस केस में हमारा आंसर डेटा इनसफिशिएंट होगा। ठीक है, बार बार ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस में आंसर डेटा इनसफिशिएंट भी हो सकता है अगर हम वैल्यूज को डिटरमाइन नहीं कर पाए तो। दैट इज वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी जो मैंने एग्जाम्पल में क्वेश्चंस लिए वहाँ पे तो आंसर मिल रहा है, बट क्योंकि सेकंड क्वेश्चन भी जो एग्जाम में आया है वही लिया हमने, बट कभी कभी ऐसा भी होगा कि डेटा इनसफिशिएंट होगा यहाँ पे, यानी कि तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये बात भी दिमाग में हमेशा रखनी है जब भी ऐसा क्वेश्चन करोगे। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस के टाइम पे कुछ क्वेश्चन बाद में कोई किसी सेशन में सेपरेटली ऐसे भी 1-2 क्वेश्चन ले लेंगे जहाँ पे कि ऐसा केस एग्जिस्ट करेगा, तो समझने में ज़्यादा आसानी होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2 oranges, 3 bananas and 4 apples cost rupees 15. 3 oranges, 2 bananas and 1 apple cost rupees 10. And I bought 3 oranges, 3 bananas and 3 apples. So how much did I pay? ये क्वेश्चन पूछा है। अगेन ऑप्शंस में वैल्यूज गिवन है और कैन बी डिटरमाइन भी गिवन है। ठीक है, पहला इक्वेशन क्या बनेगा? लेट अस से ऑरेंज का प्राइस है O, बनाना का प्राइस है B और एप्पल का प्राइस है A। तो 2 oranges प्लस 3 bananas प्लस 4 apples दैट इज इक्वल टू रुपीज 15, और 3 oranges प्लस 2 bananas प्लस 1 एप्पल, दिस इज कॉस्टिंग रुपीज 10। क्वेश्चन क्या चाह रहा है हमसे? क्वेश्चन चाह रहा है 3 oranges प्लस 3 bananas और प्लस 3 एप्पल्स, इनका टोटल प्राइस क्या आएगा? ओके, ये क्वेश्चन हमसे जानना चाह रहा है। अच्छा एक बात बताओ, थिंक अबाउट इट, कि हमारा जो वैल्यू है सेकेंड इक्वेशन पे ऑब्जर्व करो। सेकेंड इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं? वी आर परचेजिंग 3 oranges, 2 bananas एंड 1 एप्पल। और क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? 3 ऑरेंज, 3 बनाना, 3 एप्पल। तो 3 ऑरेंज, 3 बनाना, 3 एप्पल की कॉस्ट 10 से ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? जाहिर सी बात है 10 से ज्यादा होना चाहिए, इजंट इट सो? 10 से ज्यादा होना चाहिए तो पक्की बात है, और अगर ये बात पक्की है तो फिर ऑप्शन ए या बी तो आंसर नहीं हो सकते। ऑप्शन ए या बी तो आंसर नहीं हो सकते, इजंट इट सो? तो यानी कि या तो फिर आंसर रुपीज 15 होगा या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, और रुपीज 15 पहले वाले केस में दिया हुआ है। हालांकि ये कॉस्ट कितना है? 2 एप्पल, 2 ऑरेंजेस, 3 बनानास और 4 एप्पल्स का, यानी कि पॉसिबल हो सकता है 15 रुपीज आंसर, इजंट इट सो? इजंट इट सो? क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, लेकिन अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हो इन दोनों इक्वेशन से फर्क क्या है पहले और आखिरी वाली इक्वेशन में, यानी कि जो हमें रिक्वायर्ड है, फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे एक एप्पल ज्यादा है और एक ऑरेंज कम है, और अगर हम आंसर हमारा फिर भी 15 आ रहा है, यानी कि एक एप्पल और ऑरेंज का कॉस्ट सेम होगा। ठीक है, ये मैं तुम्हें सॉल्व करके अभी अपन देखेंगे बाद में, बट क्या इस बात को समझ पा रहे हो? क्योंकि अगर क्वेश्चन का तुम फील लेना शुरू कर दोगे, क्वेश्चन को समझना शुरू कर दोगे, ठीक है, चीज़ों को अपने आप से अप्लाई करना शुरू कर दोगे, तो वैसे ही तुम चीज़ों में कंफर्टेबल होना शुरू कर दोगे, क्वेश्चंस तुम्हें परेशान करना बंद कर देंगे या फिर कम परेशान करेंगे। ठीक है, तुम ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे, तो इसलिए मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें अंडरस्टैंडिंग दिलाने की कोशिश करूँ, तुम समझने की कोशिश करो। तो क्या ये बात देख पा रहे हो कि एक ऑरेंज यहाँ पे हमारा जो फाइनल इक्वेशन है उसमें ज़्यादा है और एक एप्पल कम है, यानी कि एक ऑरेंज, और अगर तब भी हमारा रुपीज 15 आ रहा है टोटल, यानी कि एक ऑरेंज और एक एप्पल का कॉस्ट सेम होना चाहिए, इजंट इट सो? क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, और फिर इसके बाद में तुम इसको वेरीफाई कर सकते हो, फिर इसके बाद में तुम इसको वेरीफाई कर सकते हो, तो वेरीफाई करके तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, बट इस क्वेश्चन को कन्वेंशनली कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने पीछे वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी हमें एक्जैक्टली हिंट नहीं मिल रहा है कि क्या मल्टीप्लाई करें पहली इक्वेशन में और क्या मल्टीप्लाई करें सेकंड इक्वेशन में। लेट अस से ए से मल्टीप्लाई किया पहली इक्वेशन में और बी से किया दूसरी इक्वेशन में, और दूसरी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो 2a माइनस 3b कितना आ रहा है? 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 3। सिमिलरली 3a माइनस 2b एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 3। तो 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 3a माइनस 2b। ओहो, मैंने एक चीज मिस कर दिया यहाँ पे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी, कि अगर इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर दें, अगर हम दोनों इक्वेशन को 1 और 2 को ऐड कर दें, तो सारे कोफिशिएंट 5 हो जाएंगे, यानी कि 5 ऑरेंजेस प्लस 5 बनानास प्लस 5 एप्पल्स, और टोटल कॉस्ट आ जाएगा हमारा इक्वल टू 25, यानी कि 1 ऑरेंज प्लस 1 बनाना प्लस 1 एप्पल का कॉस्ट आ रहा है 5 रुपीज़। और क्वेश्चन एक्जैक्टली 3 टाइम्स का पूछा, तो मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से 15 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ऐसा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज यहाँ से भी तुम्हारा ए इक्वल टू बी आ रहा है, ए इक्वल टू माइनस बी आ रहा है, दिस इज 5a
और इधर पे आ जाएगा, एक सेकंड, 2a माइनस 3a माइनस ए इज इक्वल टू बी। हाँ, तो ए इज इक्वल टू माइनस बी आ रहा है यहाँ से, बिकॉज ऐसे से हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐड करते ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाला है। तो क्लियरली हमारा आंसर आ जाएगा ₹15। बट क्या इस बात को समझ पा रहे हो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीज आर ऑल द क्वेश्चंस। आई बिलीव सेशन पसंद आया, क्वेश्चन समझ में आएंगे। किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी डाउट हो तो कमेंट जरूर मेंशन करना, और अगर सेशन पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना है। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर।